पढ़ेंगे ये चैप्टर। भाषा विज्ञान आधुनिक युग की देन माना जाता है, लेकिन भाषा चिंतन भारत में वेदों की रचना के साथ साथ शुरू हुआ, जहाँ वेदांगों में उच्चारण, शब्दार्थ, छंद आदि संबंध विषयों पर गहरी चर्चा हुई है। आधुनिक भाषा विज्ञान ने पाणिनि प्रभृति भारतीय मनीषियों के विचारों से प्रभाव ग्रहण किया है। इस समृद्ध परंपरा का ज्ञान आधुनिक भाषा विज्ञान को समझने में उपयोगी हो सकता है। ये चिंतन का विषय तब मानते हैं जब कोई भाषा कालत देशता या संस्कृति उनसे दूरस्थ हो। भारत में भाषा चिंतन के मूल में कोई बौद्धिक विलासता नहीं थी, बल्कि एक ठोस अनिवार्यता थी। भारतीयों के जीवन में वैदिक मंत्रों का व्यवहार और प्रयोग अपरिहार्यता रही है। ये हमारी संस्कृति है, अनिवार्यता रही है। सब भारतीयों के जीवन में वैदिक मंत्रों का व्यवहार और प्रयोग अपरिहार्यता रही है। यह हमारी संस्कृति है। अंत्येष्टि संस्कार और उसके बाद श्राद्ध, पितृ तर्पण आदि अनेक संस्कार होते रहते हैं और इन सब संस्कारों में वैदिक मंत्रों का ही प्रयोग होता है। मोक्ष का एक सरल उपाय यज्ञ आदि करना है, जिनमें मंत्रों को यदि शुद्ध रूप से उच्चारित न किया जाए अथवा बिना सही अर्थ जाने किया जाए तो सारा प्रयास विफल हो जाता है। वैदिक भाषा का अति गंभीर और व्यापक चिंतन मनन अति आवश्यक था। यही कारण है कि 6 वेदांगों में से 4 शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छंदस का प्रत्यक्ष संबंध भाषा से है। वाक भाषा के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द वाक है। वाक की संकल्पना भारतीय चिंतन में बड़ी विचित्र है। वाक नित्य है, वाक ब्रह्म है और वाक के तीनों स्तरों के रूप में द्युलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी की कल्पना की गई है। वाक ही देवताओं की धारिका और प्रेरिका शक्ति है। वाक हमारी भाषाई अभिव्यक्ति है। यहाँ वह नैसर्गिक शक्ति है जिससे हम कोई वाचिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। वाक के कई पर्याय मिलते हैं, किंतु आगे चलकर भाषा शब्द भाषा विशेष के लिए सीमित हो गया है और वाणी शब्द विशेषता उच्चारण गुणों के वैचित्र के लिए सीमित हो गया। वाक के 4 रूप या 4 अवस्थाएं मानना। ये रूप हैं परा, पश्चयंती, मध्यमा और वैखरी। मुखोच्चरित ध्वनि के माध्यम से बाहर आने वाली भाषा वैखरी है। वैखरी वाक का वह रूप है जिससे हम सुनते या बोलते हैं। वैखरी भाषा विभिन्न उच्चारण स्थानों में वायु के अवरोध से उत्पन्न होती है। इसमें वर्णों की पृथक पृथक सत्ता रहती है और इसका संबंध सीधा वक्ता की श्वास प्रक्रिया से होता है। किंतु मुख से बाहर आने वाली भाषा ही मनुष्य की भाषा का एकमात्र रूप नहीं है। हमारा मस्तिष्क कुछ न कुछ सोचता रहता है और वह भाषा के माध्यम से ही सोचता है। इस आंतरिक मनोगत भाषा को मध्यमा कहा गया है। मध्यमा का लक्षण भृतृहरि ने इस प्रकार बताया है। मध्यमा भाषा के केवल प्रयोक्ता की बुद्धि में रहती है। उसकी आंतरिक भाषा ध्वनियों में क्रम रहता है और वह व्यक्ति की श्वास प्रक्रिया का अतिक्रमण कर जाती है। इस आंतरिक भाषा मध्यमा में भी कर्ता, कर्म, क्रिया आदि उसी क्रम में रहते हैं जिस क्रम में वैखरी में। अंतर केवल यह है कि मध्यमा में श्वास प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार मध्यमा मनोगत वाक्य है। जब हम बोलते हैं तो उसके ठीक पहले मनोगत भाषा बंध तैयार हो जाता है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रेरित कर वैखरी अवस्था पर वाक्य को ले जाता है। भाषा की पंचयंती अवस्था में उसकी ध्वनियों या पदों में कोई क्रम नहीं रहता, इसीलिए किसी भी दृष्टि से विभाजन या विश्लेषण संभव नहीं है। पश्यंती भाषा की अवस्था में मनुष्य को अपना आंतरिक ज्योतिर्मय स्वरूप उपलब्ध हो जाता है। भाषा का यह सूक्ष्म रूप अविनाशी है। पश्यति एक भाषाहीनता की स्थिति है। ध्यान की स्थिति में यही वाक रूप व्यवहृत होता है। पश्यंती हृदयगामिनी है, सूक्ष्म स्वरूप है और केवल
द्वारा देखी जा सकती है। यह वैखरी तथा मध्यमा की भांति भाषा विशेष से तो बद्ध नहीं है, किंतु भाषा से मुक्त नहीं मिली है। यह संप्रत्यात्मक भाषा स्थिति है, किंतु वाक् का चौथा रूप परापूर्णता सबसे मुक्त है। उदाहरण है, यहाँ न कोई देखने वाला है, न दिखाई पड़ने वाली वस्तु, न कोई ज्ञाता है, न जानने योग्य कोई वस्तु। इस प्रकार से वाक् के चारों रूपों का एक छोर वैखरी हमें समाज से जोड़ता है, तो दूसरा छोर परा संपूर्ण सृष्टि की सत्ता से जोड़ता है। इसी तथ्य की और भर्तृहरि ने इंगित किया है। भाषा प्रक्रिया के मूल में ही ब्रह्म है, जिसके विवृत के कारण शब्दों के अर्थ के रूप में जगत के विभिन्न पदार्थों की प्रतीति होती है। वाक्य भारतीय चिंतन में वाक् का पर्यायवाची शब्द है, इसे भी ब्रह्म माना जाता है, अर्थात शब्द ब्रह्म के समान अंतिम और मौलिक यथार्थ है, जिसके विवर्त या परिणाम के रूप में यह संपूर्ण सृष्टि है। शब्द आत्मा या जीव या व्यक्ति चेतना के लिए प्रयुक्त होता है, यह और इस प्रकार व्यक्ति की भाषा उसकी संपूर्ण चेतना या उसके संपूर्ण स्व की अभिव्यक्ति है। भर्तृहरि ने इसका विस्तार से विवेचना किया है। शब्द अभिव्यक्ति की परम इकाई है। वह वक्ता के द्वारा एक समय में दिया अखंड संदेश है, और इस दृष्टि से शब्द की आधुनिक भाषा विज्ञान का डिस्कोर्स और भाषा विश्लेषण करते समय वही आधुनिक भाषा विज्ञान का टेक्स्ट है। व्याकरणों ने शब्द की अखंडता पर सर्वत्र जोर डाला। पूरा प्लस कथन अखंड होता है। वाक्य पद समूह है। पदों के माध्यम से ही वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, और पदों को आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। क्रिया की संकल्पना। वाक्य रचना समझने के लिए क्रिया की संकल्पना सही जानना बहुत आवश्यक है। बच्चा दूध पी रहा है, मैं बच्चा पीने की क्रिया कर रहा है। मोहन खाना खा रहा है, मैं मोहन खाने की क्रिया कर रहा है। किंतु जितनी गहराई से भारत के प्राचीन भाषा चिंतकों ने विवेचना की, उसके पास आज के पाश्चात्य चिंतक अब पहुंच रहे हैं। प्रत्येक क्रिया अनेक अव्ययभूत और गौण क्रियाओं से मिलकर बनती है। उदाहरणार्थ, कोई सज्जन खाना खा रहे हैं, क्रिया विशेषणार्थ चल कैमरे से एक वीडियो रील तैयार की जा रही है। कोई उस रील को फ्रेम दर फ्रेम देखे तो उसे दिखाई पड़ेगा कि वे रोटी तोड़ रहे हैं या दाल सब्जी में उसे डुबो रहे हैं, मुंह के पास कॉर्ड पहुंचा रहे हैं, दांतों से चबा रहे हैं, कुछ द्रवित कर कंठ और भोजन नलिका से जठर में पहुंच रहे हैं। किंतु इन फ्रेमों को धारा प्रवाह से देखें तो पूरी प्रक्रिया के लिए कहेंगे खाना। भर्तृहरि ने बुद्ध्या उनके अनुसार प्रत्येक क्रिया वस्तुतः अनेकानेक उपक्रियाओं अथवा गौण क्रियाओं का समूह है। उपक्रियाएं क्रमशः एक के बाद एक निष्पत्ति को प्राप्त करती हैं और अंत में मुख्य क्रिया निष्पन्न होती है। किंतु सामान्य व्यक्ति इन सब उपक्रियाओं अथवा गौण क्रियाओं की भिन्नताओं की उपेक्षा करता है और अभेद करते हुए एक मुख्य क्रिया का नाम देता है। एक अन्य महत्वपूर्ण संकल्पना फल और व्यापार की है। वस्तुतः धातु के फल और व्यापार दो अर्थ होते हैं। सामान्य भाषा में फल वह है जिसकी प्राप्ति उद्देश्य बनाकर व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, और इस फल की प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो कार्य करता है वह क्रिया व्यापार है। व्याकरण में भी कुछ सीमा तक यही अर्थ है। मोहन आगरा से दिल्ली जा रहा है, मैं आगरा से वियोग और दिल्ली से संयोग व्यापार का फल है। किंतु आगरा से निकल रहा है, मैं निकलना वियोग फल है, और दिल्ली पहुंच रहा है, मैं पहुंचना संयोग फल। व्याकरणों का कहना है कि व्यापाराश्रय कर्ता है और फलाश्रय कर्म है।
प्रत्येक व्यापार का फल अवश्य होता है। वाक्य में कर्म अवश्य होगा और तब भी वाक्य सकर्मक हो जाएंगे, किंतु जब धातु ऐसी हो कि कर्ता की पर व्यापार श्रेय हो और फलाश्रय भी कर्ता हो तो वाक्य अकर्मक बन जाता है। जैसे मोहन सोता है में मोहन सोना क्रिया का व्यापार भी करता है और सोना क्रिया का फल भी भोगता है। पाश्चात्य चिंतन में व्यापार फल व्यापाराश्रय फलाश्रय जैसी संकल्पनाएं नहीं है और इस कारण अकर्मक सकर्मक का भेद स्पष्ट करने में वे असमर्थ होते रहते हैं। कालकालार्थ समय पर बहुत प्राचीन काल से भारतीय दर्शन में चिंतन होता आ रहा है। भूत अतीत, यदि कोई क्रिया आरंभ होकर समाप्त हो गई अर्थात वर्तमान में चल नहीं रही है तो भूतकाल है। वर्तमान जो क्रिया आरंभ होकर अभी समाप्त नहीं हुई है, पूर्ण नहीं हुई है या समकालीन है, वह वर्तमान काल कही जाएगी। इसकी परिभाषा यूँ दी है। फिर भविष्य काल जो है वर्तमान काल से उत्तरवर्ती काल भविष्य काल है। कारक, क्रिया की निष्पत्ति स्वयं नहीं हो सकती, उसके लिए कोई न कोई प्रवर्तक होना चाहिए जो उस क्रिया का आरंभ कर सके। उसके लिए कोई न कोई साधन होना चाहिए जिससे वह क्रिया निष्पन्न हो सके और उसके लिए कोई न कोई आधार होना चाहिए जहाँ वह निष्पादित हो सके। क्रिया के निष्पादन में उपलिखित तथा अन्य समान धर्मा तत्व या घटक जो साधन रूप में आते हैं उन्हें कारक कहते हैं। साधन वह है जिसके द्वारा क्रिया सिद्ध या निष्पन्न हो सके। उदाहरणार्थ, चावल पक रहा है की स्थिति पर विचार करें। कौन पकाता है, क्या पकाता है, किसके लिए पकाता है, किसके द्वारा या माध्यम या प्रयोग से पकाता है, किसमें पकाता है इत्यादि अनेक कार्यों के आश्रय रूप में कारक के अनेक भेद, कर्ता, कर्म आदि संभव है। ये अवंतार व्यापक किसी न किसी रूप में प्रधान क्रिया की निष्पत्ति के कारण बनते हैं और इस कारण इनको कारक कहते हैं। कर्ता, कर्म, अधिकरण, कर्ण, संप्रदान, आपादान। कर्ता की परिभाषा स्वतंत्र कर्ता सूत्र से पाणिनि ने की है। कर्म, ये सभी कारक के रूप हैं, अलग अलग जो हम पढ़ते भी हैं। पद विचार, वाक्य की प्रकृति स्पष्ट करते हुए संकेत दिया गया था कि शब्द अखंड है, फिर भी विश्लेषण सौकर्य के लिए वाक्य पद प्रकृति प्रत्ययों की संकल्पना की जाती है। पदों का समूह वाक्य बनाता है, किंतु पद स्वयं प्रकृति प्रत्ययों से बनते हैं। ध्वनि विवेचना, ध्वनि विज्ञान का जितना गंभीर और व्यापक अध्ययन भारत में हुआ उतना निश्चय अन्यत्र नहीं हुआ और इसको पाश्चात्य विद्वानों ने निर्विवाद माना है। 6 वेदांगों में एक शिक्षा का विषय ध्वनि विज्ञान है। शिक्षा और साख्य ग्रंथों में आज से लगभग 2-2.5 हजार साल पहले बोलने की प्रक्रिया, उच्चारण अवयव, उच्चारण प्रक्रिया, ध्वनियों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान और प्रयत्न, मात्रा काल, स्वर आघात, स्वर संधि के अतिरिक्त वैदिक ऋचाओं की वाचन रीति और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के साथ हस्त संचालन के संबंध में विशद विवेचना है। ध्वनि वर्गीकरण पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 64 वर्ण हैं। स्वर है, स्पर्श है, अंतस्थ है, ऊष्म है, अयोगवाह है, अयोगवाह, यम, दुस्पृष्ट। कुछ लोगों के अनुसार जो नहीं मानते या री नहीं मानते वर्णों की संख्या 63 है। वर्णों का ऐसा वैज्ञानिक ध्वनि शास्त्र अनुसारी क्रमीकरण संसार की किसी भाषा में नहीं। ध्वनि उत्पादन, ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? आत्मा बुद्धि के द्वारा संदेशार्थ को इकट्ठा करती है
उन्हें कहने की इच्छा से मन को लगाती है, तब मन इच्छा से युक्त जठराग्नि को जगाती है, या जठराग्नि अग्नि को और अग्नि वायु को प्रेरित करती है, या वायु उर स्थल में विचरण करती हुई ध्वनि उत्पन्न करती है, या कंठ प्रदेश में, फिर शिरोभाग में, फिर वहाँ से टकराकर लौटकर मुख रंध्र से बाहर निकलती है। मुख विवर में ही विभिन्न प्रक्रियाओं के योग से वायु वर्णों को जन्म देती है। आत्मा, बुद्धि, अर्थ, मन, इच्छा, अग्नि, वायु, नाद यह पूरी प्रक्रिया ध्वनि उत्पादन में अवश्य होती है, किंतु इतनी सारी प्रक्रियाओं में मनुष्य को आभास नहीं होता है। अर्थ विचार की दिशा में भी प्राचीन भारतीय भाषा चिंतकों का अनुपम योगदान है, जिसे सभी पाश्चात्य विद्वानों ने स्वीकार किया। अर्थ की प्रकृति, अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया, अनेकार्थ की स्थिति में अर्थ निश्चय आदि अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। सारांश पढ़ते हैं। भारतीय मनीषियों ने वाक्य को उच्चारित भाषा से अधिक व्यापक अर्थ में लिया। वाक्य के 4 रूप में परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। इनमें से केवल वैखरी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ने वाली भाषा से, सबका संबंध मन में विचारों के प्रस्फुटन से है। इस तरह उन्होंने वाक्य को व्यापक दार्शनिक धरातल पर प्रस्तुत किया। वाक्य को शब्द में भी कहा जाता है और भारतीय चिंतक शब्द को ब्रह्म कहते हैं। इस अर्थ में भाषा केवल विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि तथा चेतना की अभिव्यक्ति है। भारतीय भाषा चिंतकों ने क्रिया की चर्चा करते हुए कार्य व्यापार की सत्ता को वस्तु जगत के सत्य से जोड़ा है। कारकों के माध्यम से उन्होंने यह दिखाने का यत्न किया है कि क्रिया के निष्पादन में ये किस तरह साधन के रूप में काम करते हैं। पद की संकल्पना भारतीय भाषा चिंतन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। पदों की रचना प्रकृति और प्रत्यय के योग से होती है। इस संदर्भ में प्रातिपदिक, कृदंत, समास आदि संकल्पनाएं भारतीय भाषा चिंतन की देन है। भारतीय मनीषियों ने निरुक्त में व्युक्ति निरूपण की चर्चा की और यंत्रों की सहायता के बिना ही ध्वनियों का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये सब बताते हैं कि किस तरह भाषा चिंतन के क्षेत्र में पूर्ववर्ती चिंतकों ने विश्लेषण की गहराई और वर्णन की वैज्ञानिकता का परिचय दिया है। मध्यकालीन भाषाओं पाली प्राकृतिक अपभ्रंश में भी अनेक महत्वपूर्ण व्याकरण कृतियाँ मिलती हैं। पाली के कच्चायन और मोगलायन रचित, प्राकृतिक के वरुचि रचित और अपभ्रंश के हिमचंद रचित व्याकरण अति प्रसिद्ध है, किंतु ये पाणिनीय सूत्र निरूपण शैली में रचित है और भाषा चिंतन में न्यूनाधिक पाणिनीय है। हेमचंद ने कुछ चिंतन मौलिकता दिखाई है और विद्वानों ने भी भाषा दर्शन का स्वरूप विकसित किया है, किंतु सब संस्कृत भाषा के माध्यम से ही। द्रविड़ भाषा में सर्वाधिक विशिष्ट भाषा चिंतन तोलकाप्पियम में मिलता है, जिसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में थी। तेलुगु का प्रथम व्याकरण ग्रंथ आंध्र संत चिंतामणि नन्य भट्टार का है। कन्नड़ का नागवर्मा रचित व्याकरण 12वीं सदी का है और मलयालम का प्राचीनतम उपलब्ध व्याकरण 14वीं शताब्दी का है, किंतु ये सब काव्य रचना शिक्षण ग्रंथ अधिक हैं, व्याकरण कम। वर्तमान काल में पिछले 50 सालों में भाषा विषयक चिंतन करने वाले अनेक भारतीय मनीषी दिखाई पड़े। यह अधिकांश भारतीय चिंतन और पाश्चात्य चिंतन की तुलनात्मक अध्येता भी है और उन्होंने भारतीय चिंतन को दृढ़ता के साथ पाश्चात्य भाषा चिंतकों के समक्ष रखा है। इन विद्वानों में अग्रगण्य है विद्यानिवास मिश्र, रविंद्र श्रीवास्तव, जगन्नाथ कपिलदेव आदि। पाठ्यक्रम में भारतीय भाषा चिंतन के पठन पाठन को प्रतिष्ठित करने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थाएं तथा विद्वान हिंदी के माध्यम से भारतीय भाषा चिंतन को समुन्नत कर रहे हैं। इनके प्रयास स्तुत्य हैं। अब पढ़ेंगे भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा।